हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 26। इससे पहले सिलेक्शन बैच 25 हो चुके हैं। जितने भी वीडियोस ना देखे हुए चैनल पर जाके देख लें। इस सिलेक्शन बैच में हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो पूछा था, इज नोन एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। हार्बिंजर ऑफ नेचर के रूप में कौन जाने जाते हैं? कौन से राइटर है जो हार्बिंजर ऑफ नेचर के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज द हार्बिंजर ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 501। द लाइन मर्थ विद दी आई मीन टू लीव। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है? जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर या नन? वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। डब्ल्यू जे लॉन्ग से ये लाइन ली गई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 501 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जॉन मिल्टन ने ये लाइन कही है, मर्द विद दी आई मीन टू लीव। The line marked with the I mean to leave is from the poem El Allegro by John Milton। जॉन मिल्टन की एक पोएम है एल एलेग्रो, यहीं से ये लाइन ली गई है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 502। विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन वेस्टमिनिस्टर। आपको ईयर बताना है कि फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किस ईयर में सेटअप की गई है विलियम कैक्सटन के द्वारा। ऑप्शन ए में है 1476, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1467 या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 502 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए 1476। क्वेश्चन नंबर 503। कॉमन इरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू वेंट दैट वे या नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 503 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी हैड गॉन इन प्लेस ऑफ वेंट। जहां पे वेंट है वहां पे हैड गॉन का यूज होगा। क्यों होगा देखिए, इफ वाले क्लॉज है, अगर इफ वाले क्लॉज अगर वुड हैव प्लस अटैक्ड, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। इफ यू वेंट दैट वे, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। अगर प्रिंसिपल क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बना है तो इफ वाला क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अब देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कैसे बना है, वुड हैव प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। इसलिए यहाँ पे वेंट नहीं हैड कौन हो जाएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये। दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू इफ यू हैड गॉन दैट वे, करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। ये थर्ड कंडीशनल टाइप है। थर्ड कंडीशनल टाइप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब ऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 504। पीटर बेल अ टेल इन वर्स इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। किसके द्वारा यह पोएम लिखी गई है? पीटर बेल, जॉन कीट्स, पीबी शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ या नन? क्वेश्चन नंबर 504 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यह पोएम लिखी है पीटर बेल। पीटर बेल एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है 1798 में, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई। 1819 तक ये पब्लिश नहीं हुई है। रिटन डेट आप याद कर लीजिए, 1798 में ये लिखी गई है। पीटर बेल द थर्ड ये एक सटायरिकल पोएम है पीबी शैली की। तो अब इतना याद कर लीजिए, पीटर बेल द थर्ड ये पीबी शैली की पोएम है और पीटर बेल अब टेल इन वर्स ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। क्वेश्चन नंबर 505। William Wordsworth began his job as the distributor of stamps for Westmoreland.
विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जॉब की शुरुआत की थी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड के रूप में। किस ईयर इन्होंने जॉब शुरू की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए में 1807, ऑप्शन बी 1816, ऑप्शन सी 1813 या ऑप्शन डी 1810। क्वेश्चन नंबर 505 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी 1813। 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉब की शुरुआत की थी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड के रूप में। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1813 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प फॉर वेस्टमोरलैंड के रूप में इन्होंने जॉब की शुरुआत की थी और इस जॉब ने उनको प्रोवाइड कराया है एक स्टेबल इनकम। एक इनको स्टेबल इनकम प्रोवाइड करवाई है जिससे इन्होंने पोएट्री राइटिंग लिखने में ज़्यादा फोकस कर पाए हैं। अलाउ हिम टू फोकस मोर ऑन हिज पोएट्री राइटिंग, मतलब इन्होंने जॉब की है तो इनको एक स्टेबल इनकम मिल गई है, जिससे स्टेबल इनकम मिलने के बाद इन्होंने पोएट्री पर ज़्यादा फोकस कर पाए हैं। दिस पोजीशन ऑफर वर्ड्सवर्थ a yearly salary of £400, which significantly improved his financial situation। और इस पोजीशन ने इनको ऑफर किया है सालाना की 400 पॉइंट सैलरी, जिससे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हुई है। वर्ड्सवर्थ वाइफ मैरी रिफर टू हिम, वर्ड्सवर्थ की वाइफ है मैरी, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को कहा है अवर पोएट डिस्ट्रीब्यूटर इन लेटर टू रिलेटिव्स में। क्वेश्चन नंबर 506, द लिरिकल बैलेड्स वर बेटर अप्रिसिएट इन देन इन इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, स्कॉटलैंड या नन। क्वेश्चन नंबर 506 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। लिरिकल बैलेड्स को अप्रिसिएट किया गया है अमेरिका में ज़्यादा देन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में इसको ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया है। ये देखिए, द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वर पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर 1802। अमेरिका में लिरिकल बैलेड को ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया है देन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका में इसको ज़्यादा प्रशंसा की गई है। और जो फर्स्ट एडिशन आया था अमेरिका में वो आया था 1802 में। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इंग्लैंड में लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन किस ईयर पब्लिश हुआ था। अमेरिका में तो 1802 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में किस ईयर पब्लिश हुआ था फर्स्ट एडिशन, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 507, अटर्ड नथिंग बेस रिफर टू द विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 507 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्सप्लेनेशन देखिए, अटर्ड नथिंग बेस इज अ लाइन फ्रॉम कोड बाई अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है अटर्ड नथिंग बेस। इसकी जो फुल कोट है वो ये है, दिस लॉरेल ग्रीनर फ्रॉम द ब्रोज ऑफ हिम दैट अटर्ड नथिंग बेस। तो टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ को कहा है अटर्ड नथिंग बेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 508, कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। Participating in the Republic Day parade are considered an honor by many people। क्वेश्चन नंबर 508 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज इन प्लेस ऑफ आर। जहाँ पे आर का यूज है वहाँ पे इज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो पार्टिसिपेटिंग है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट पार्टिसिपेटिंग है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं इज का यूज होगा। तो participating in the Republic Day parade is considered an honor by many people। Question number 509, एक literary device where the audience or reader known more than the characters in the story। This creates suspense or humor because the audience know what's going to happen but the characters don't। किसकी डिफिनीशन है? बर्बर आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी, कॉस्मिक आयरनी या नन। आयरनी का कौन सा टाइप है यहाँ पर, ये आपको बताना है। ये एक लिटरेट डिवाइस है जहाँ पे ऑडियंस या रीडर जानती है देन द करेक्टर्स की अपेक्षा ऑडियंस या रीडर्स को पता रहता है कि स्टोरी
में क्या होने वाला है। दिस क्रिएट सस्पेंस और ह्यूमर, और ये क्रिएट करता है एक सस्पेंस या ह्यूमर, बिकॉज द ऑडियंस नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, क्योंकि ऑडियंस या रीडर जानते हैं कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, बट द करेक्टर्स डोंट, परंतु करेक्टर्स नहीं जानते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है, बर्बर आयरनी की, ड्रामेटिक आयरनी की, कॉस्मिक आयरनी की, या नन की। क्वेश्चन नंबर 509 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रामेटिक आयरनी की। ड्रामेटिक आयरनी में ऑडियंस और रीडर को करेक्टर्स के ज़्यादा पता रहता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। इसके कारण सस्पेंस और ह्यूमर क्रिएट होता है, और ऑडियंस जानती है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, लेकिन करेक्टर्स नहीं जानता है। तो ये डिफिनीशन है ड्रामेटिक आयरनी की। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए ड्रामेटिक आयरनी का। रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है रोमियो एंड जूलियट, उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। रोमियो ड्रिंक्स पॉइजन बिकॉज ही बिलीव्स हिज लव जूलियट इज डेड, बट द ऑडियंस नो दैट जूलियट इज एक्चुअली अलाइव। देखिए इस प्ले में रोमियो पॉइजन जहर पी लेता है क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बिलव जूलियट मर जाती है, परंतु ऑडियंस जानती है कि जूलियट वास्तव में जिंदा है। तो ये एग्जाम्पल है ड्रामेटिक आयरनी का, जिसमें करेक्टर को नहीं पता रहता लेकिन ऑडियंस जानती है कि स्टोरी में क्या हो रहा है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 510, नॉट पॉपी नॉर मैंडागोरा नॉर all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep is a line from। ये लाइन कहाँ से ली गई है, ओथेलो से, क्वेश्चन नंबर 510 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओथेलो से लाइन ली गई है। एक्सप्लेनेशन देखिए, नॉट पॉपी नॉर मैंडागोरा नॉर ऑल द डाउसी सिरप ऑफ द वर्ल्ड सेल एवर मेडिसिन दी टू दैट स्वीट स्लीप। ये लाइन ली गई है ओथेलो से बाय विलियम शेक्सपियर। इयागो सेज दिस लाइन इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड टू ओथेलो। इयागो बोलता है ओथेलो को एक्ट थर्ड और सीन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 511, टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस is a metaphysical poem written by John Donne, George Herbert, and to Marvel या none। क्वेश्चन नंबर 511 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रू मार्वेल। क्वेश्चन नंबर 512, द एडिनबर्ग रिव्यू वॉज अ ब्रिटिश मैगजीन फाउंडेड इन, ईयर आपको बताना है किस ईयर में फाउंड की गई थी, 1802, 1800, 1803 या 1804। क्वेश्चन नंबर 512 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1802। द एडिनबर्ग रिव्यू वॉज अ ब्रिटिश मैगजीन फाउंडेड इन 1802। क्वेश्चन नंबर 513, वंडरफुल वुमेन हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली हो टू Shakespeare for his vindication of women in these fearless, high-spirit, resolute and intelligent heroines। ये कोट किसने कही है, सैमुअल जॉनसन ने, जॉन डन ने, एलन टेरी ने, एसी ब्रैडले ने। किसने ये कोट बोली है, वंडरफुल वुमेन हैव यू एवर थॉट हाउ मच वी ऑल एंड वुमेन स्पेशली यू टू शेक्सपियर फॉर हिज विंडिकेशन ऑफ वुमेन इन दिस फियरलेस हाई स्पिरिट रेसोल्यूट एंड इंटेलिजेंट हीरोइंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन टेरी ने ये कोट कही है। क्वेश्चन नंबर 514, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। Avoid the puddles caused by the downpour was quite a problem while I was driving। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवॉइडिंग इन प्लेस ऑफ अवॉइड, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से नहीं होती है। यहाँ पे जो अवॉइड है वर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत तो सब्जेक्ट से होती है, और यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है ना कि वर्ब की। तो अवॉइड में आईएनजी लगा के अवॉइड को जिरंड बना सकते हैं, और जिरंड भी नाउन का काम करता है, नाउन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अवॉइड नहीं अवॉइडिंग हो जाएगा। अवॉइडिंग द पडल्स कॉज्ड बाई द डाउनपोर वॉज अ क्वाइट अ प्रॉब्लम वाइल आई वॉज ड्राइविंग।
क्वेश्चन नंबर 515 द फॉल्स फोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ प्ले प्रिंटेड इन 1632, 1623, 1617 या 1619। फॉल्स फोलियो को किस ईयर प्रिंट किया गया था? तो 515 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1619। एक्सप्लेनेशन देखिए, द फॉल्स फोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ प्ले प्रिंटेड इन 1619 बाय विलियम्स जैगार्ड। तो फॉल्स फोलियो को किसके द्वारा प्रिंट कराया गया था? विलियम जैगार्ड के द्वारा 1619 में। दैट इंक्लूड्स सम शेक्सपियरियन प्ले एंड सम प्ले बाय अदर ऑथर्स। कुछ प्ले शेक्सपियर के थे और कुछ अदर ऑथर के प्ले इसमें इंक्लूड थे। इट वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कलेक्ट शेक्सपियर वर्क इनटू अ सिंगल वॉल्यूम। Metonymy, synecdoche are all considered figures of speech based on resemblance, contrast, association या none। मेटोनमी और सिनेक्डकी ये फिगर ऑफ स्पीच है, किस पर बेस है? रिसेम्बलेंस पर, कंट्रास्ट पर, एसोसिएशन पर। क्वेश्चन नंबर 516 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसोसिएशन पर बेस है मेटोनमी और सिनेक्डकी। Question number 517 adopted to interest mankind permanently is a phrase from। ये phrase कहाँ से लिया गया है? लोडामिया, एक्सकर्सन, द प्रिल्यूड, प्रीफेस टू लिटकर बैलेट्स। क्वेश्चन नंबर 517 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीफेस टू लिटकर बैलेट से ये फ्रेज लिया गया है, अडॉप्टेड टू इंटरेस्ट मैनकाइंड परमानेंटली। क्वेश्चन नंबर 518 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हु कॉल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ द स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट? विलियम हैजलिट, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर या नन? क्वेश्चन नंबर 518 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 519 अ लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ कॉफी। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है कौन सी है? लिटोटस है, ट्रांसफर एपिथेट है, सिनगडकी है, मेटोनमी है। क्वेश्चन नंबर 519 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफर्ड एपिथेट। Transfer epithet is a figure of speech that uses an adjective to describe something other than what is usually described। अब देखिए, ट्रांसफर एपिथेट में जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का यूज रॉन्ग वे में कर दिया जाता है, मतलब गलत जगह पर एडजेक्टिव को लगा दिया जाता है। ऑब्स्क्यूजियस, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूस। अब थोड़ी ना कोई चापलूस होगा, चापलूस तो कोई इंसान होगा। यहाँ पे लायकी यानी सर्वेंट यानी नौकर, लायकी का मतलब होता है नौकर। तो नौ ऑब्सिक्यूअस तो लैकी है, नौकर है, ना कि कप है। तो ऑब्सिक्यूअस एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का गलत जगह यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज है। द लैकी प्रेजेंटेड एन ऑब्सिक्यूअस कप ऑफ कॉफी। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में एडजेक्टिव का गलत जगह पर यूज कर देना ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। ऑब्सिक्यूअस का जो एडजेक्टिव है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है। क्वेश्चन नंबर 520 कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? द ओल्ड लेडी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। क्वेश्चन नंबर 520 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाउंड इन प्लेस ऑफ फाइंड्स। क्योंकि जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे फाइंड्स नहीं फाउंड का यूज होगा। द ओल्ड लेडी फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। यहाँ पे आस्क्ड देखिए पास्ट में है,
इसलिए यहाँ पर फाइंड्स नहीं फाउंड का यूज होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, रोजालिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न एक्लॉग विद अदर पोएम्स इज अ पोएम कलेक्शन बाई। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।